नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बोत्सवाना में पारंपरिक स्वागत। नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित। दोनों देशों के बीच होंगे अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश ड्रूक ग्याल्पो जिंगमे सिंगे वांगचुक से करेंगे मुलाकात। एनआईए करेगा दिल्ली धमाके की जांच। यूएपीए समेत भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज। हाई अलर्ट पर दिल्ली एनसीआर। बिहार के एग्जिट पोल के अनुसार 130 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी एनडीए। महागठबंधन के हाथ फिर निराशा। जनसुराज का भी खुलेगा खाता। और शतरंज विश्व कप के चौथे दौर में पहुंचे अर्जुन एरिगैसी, प्रगनंदा, हरिकृष्ण, प्रणव और कार्तिक का पहला गेम ड्रॉ। आज होगा चौथे दौर का दूसरा गेम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका की अपनी 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बोत्सवाना पहुंच चुकी हैं। बोत्सवाना के राष्ट्रपति एडवोकेट डूमा गिदोन बोको ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन के एक्स हैंडल पर यह जानकारी साझा की गई। राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर लिखा, अफ्रीका की अपनी 2 देशीय यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना के गबोरोन स्थित सर सिरित्से खामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा है। ये यात्रा भारत बोत्सवाना संबंधों के लिहाज से मील का पत्थर है। बोत्सवाना में दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों देश कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी। वो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी करेंगी। बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता पर भारत के साथ सहयोग करने और बोत्सवाना से भारत में चीतों के संभावित स्थानांतरण के प्रति तत्परता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। पीएम आज भूटान के चौथे नरेश महामहिम ड्रूक ग्याल्पो जिंगमे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। स्वदेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक और चौथे ड्रूक ग्याल्पो के साथ काल चक्र व्हील ऑफ टाइम एम्पावरमेंट कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख आध्यात्मिक आयोजन है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत भूटान साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक समान रुचि के मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंसियों को विस्फोट में शामिल हर अपराधी की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की दबिश की वजह से या बढ़ते दबाव के कारण संदिग्ध ने जल्दबाजी में एक कदम उठाया। उधर उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया है। सोमवार को दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तो उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी जारी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठकें की, जिनमें केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त मौजूद रहे। बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक भी वर्चुअली शामिल हुए। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि इस घटना के पीछे हर दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने लिखा कि इस कृत्य में शामिल हर व्यक्ति को हमारी एजेंसियों की कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। वहीं केंद्र सरकार ने मामले में बड़ा फैसला लेते हुए ब्लास्ट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी है, जिसके बाद NIA ने ब्लास्ट स्थल पर जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट के बाद से ही जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में कई जगह छापेमारी जारी है। अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ जारी है। इस सिलसिले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी हरियाणा पुलिस ने गहन छानबीन और पूछताछ की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक दिल्ली से एक संदिग्ध डॉक्टर सज्जाद अहमद को गिरफ्तार किया है, तो फरीदाबाद से कल हिरासत में ली गई महिला डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कई संदिग्धों की पहचान की गई है, जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इससे पहले श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक भी हुई। ये मुत्तकीपुर क्षेत्र है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक जगह पर सर्च किया गया। ये किसी डॉक्टर का मकान है, डॉक्टर परवेज अंसारी नाम है। बाकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। जिस कार में विस्फोट हुआ था, पुलिस उसकी तफ्तीश भी कर रही है, जिसके बाद जानकारी सामने आई है कि सोमवार सुबह 7 बजे I-20 कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के पास सबसे पहले नजर आई। उसके बाद 8:13 पर यह कार फरीदाबाद टोल पार करके दिल्ली में प्रवेश करती है। 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर नजर आई। तो कुल मिला के ये गाड़ी और उसमें बैठा शख्स जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए और जांच एजेंसियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार है, और यही वजह है कि इस गाड़ी की जो है वो जांच की जा रही है। इस गाड़ी की जो ओनरशिप है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 बार ये गाड़ी जो है वो एक ओनर से दूसरी ओनर को बेची जाती है, लेकिन RC ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ये तमाम सवालों के जवाब अब दिल्ली पुलिस और इसके अलावा बाकी जाँच एजेंसियाँ इसके जवाब खंगालती हुई। दोपहर 3:19 पर यह कार लाल किले के पास बनी पार्किंग में पहुंची, जहां ये कार करीब 3 घंटे खड़ी रही। शाम 6:22 पर यह कार लाल किला पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ आगे बढ़ी, और करीब 24 मिनट बाद यानी 6:52 पर रेड लाइट के पास चलती कार में धमाका हुआ। अभी तक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस I-20 कार में विस्फोट हुआ, उसे जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर चला रहा था, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। पुलिस ने डॉक्टर उमर के परिजनों को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। 2 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था और कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ डॉक्टर भी शामिल थे। एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि क्या फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल का लाल किला धमाके से कुछ लेना देना है कि नहीं। इस बीच जांच एजेंसियों ने लाल किला ब्लास्ट और फरीदाबाद में बरामद किए गए विस्फोटक के नमूने के मिलान की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद जहां सुरक्षा एजेंसियां तेजी से जांच करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती हैं, तो सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि षड्यंत्र के पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. सोमवार को ब्लास्ट के बाद से कई नए CCTV फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जो धमाके की भयावहता की कहानी बयां कर रहे हैं। इस धमाके में अभी तक आधा दर्जन लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है, तो करीब 2 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, तो अधिकांश घायलों को या तो बर्न इंजरी हुई है या फिर धमाके की आवाज से सुनने की समस्या हो रही है। मृतकों में कुछ की पहचान हो गई है तो कुछ की पहचान होना बाकी है, जिसके लिए DNA सैंपलिंग की प्रक्रिया की जा रही है। दिल्ली की इस घटना के बाद से न सिर्फ दिल्ली NCR को सुरक्षा के नजरिए से अलर्ट मोड पर रखा गया है, बल्कि देश के तमाम शहरों और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। हमारी एंटी सबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड टीम सभी लगी हुई है चेकिंग के लिए, और सभी क्षेत्र से जितने भी हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ बैरियर लगा करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने भी फोन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करके दिल्ली धमाके के बारे में जानकारी हासिल की है। इस घटना के बाद से पूरा देश धमाके के पीड़ितों के प्रति संवेदना जता रहा है, तो षड्यंत्रकारियों के जल्द कानून के कटघरे में लाए जाने की उम्मीद कर रहा है। सुधाकर दास, नीरज सिंह, मुकेश शुक्ला, दिव्यांशु मल्होत्रा, दीपक रावत, नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एनआईए ने संभाल ली है इस ब्लास्ट की जांच की कमान और भारत के खिलाफ आई पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के खिलाफ झूठे आरोप गढ़ना पाकिस्तान की पुरानी चाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से भली भांति परिचित है और पाकिस्तान की हताशापूर्ण ध्यान भटकाने वाली चालों से गुमराह नहीं होगा। तो यहाँ पर भारत की ओर से पाकिस्तान को करारा जवाब। और आइए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनावों की, जिसके दूसरे दौर की वोटिंग के साथ 2 चरणों में होने वाला चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण की बम्पर वोटिंग की तरह दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखने को मिला है। 122 सीटों पर हुई वोटिंग में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो चुनाव आयोग ने भी पूरी पारदर्शिता के साथ मतदान कराया, जिसके चलते किसी अप्रिय घटना की जानकारी सामने नहीं आई। सभी दल और गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान मंगलवार को संपन्न हो गया। बिहार की 122 सीटों के लिए दूसरे फेज में गयाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भागीदारी की। पूरे राज्य के अलग अलग मतदान केंद्रों पर हर उम्र, हर वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। इस दौरान मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के रंग बिरंगे नजारे देखने को मिले। कहीं बुजुर्ग मतदाता व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे, तो कहीं महिलाएं अपने नौनिहालों के साथ मतदान केंद्रों पर नजर आईं। वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। वहीं दूसरे चरण के मतदान के दौरान लोकतंत्र के उत्सव की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आई, जब नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार मतदान केंद्र बनाए गए जमुई विधानसभा क्षेत्र के चोरमारा गांव में स्थानीय लोगों ने मतदान कर्मियों का स्वागत किया। दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के संपन्न होने के साथ ही दिग्गजों का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। वहीं 2 चरणों में बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग और रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत के साथ पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इतना उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए, ये सबसे अच्छी बात है। लोग बिहार के लिए, सुशासन के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए मुझे लगता है बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। लोगों से जो फीडबैक मिला है तो उसमें तो बहुत बड़े मार्जिन से लग रहा है कि हम लोग के पक्ष में लोगों ने वोट किया है। इस बार भी हमको उम्मीद है कि यहाँ भी 65-66% से कम मतदान नहीं होंगे और यहाँ भी महिलाओं का योगदान वही रहेगा और जो वोट कास्ट हुआ है उसमें कम से कम 80 कैंडिडेट जो 200-122 में हैं, हम एनडीए के लोग जीतेंगे ऐसा अनुमान रहा है। बूथ मतदान केंद्र पर जाइए और सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जिससे बिहार में बेहतरी हो, बिहार में लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। बिहार में परिवर्तन का लहर है और दूसरे चरण के मतदान में भी अपार जन समर्थन श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन सरकार को मिलने जा रही है। महिला लोग का है संख्या, झुकाव है महिलाओं का और महिला बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही है। बदलाव देख रहे हैं, बदलाव होगा। एसआईआर के बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता, निष्पक्षता की प्रतिबद्धता को निभाते हुए चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने की भूमिका को निभाया है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जिस दिन ये तय होगा कि आखिर बिहार की सत्ता का ताज किसके सिर जाएगा।
शैलेंद्र मिश्र, मधुरेश नारायण, आलोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने पर इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 66.91% मतदाताओं ने वोट किया, जो बिहार विधानसभा चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी के मामले में भी इस चुनाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चुनाव में 71% महिला वोटरों ने मतदान किया, जो अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने SIR की प्रक्रिया में भाग लिया और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 DM में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। बिहार विधानसभा चुनाव के 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। 14 नवंबर को साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं। वहीं पीपल्स पल्स एग्जिट पोल की बात करें तो उन्होंने एनडीए को 133 से 159 सीटें दी हैं। महागठबंधन की 75 से 101 सीटें, जन स्वराज को 0 से 5 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें दिखाई हैं। वहीं मैट्रीज IANS एग्जिट पोल ने एनडीए के खाते में 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90, जन स्वराज को 0 से 2 और अन्य को 2 से 3 सीटें दी हैं। डीवी रिसर्च न्यूज नेशन ने एनडीए को 137 से 152, महागठबंधन को 83 से 98, जन स्वराज को 2 से 4 और अन्य को 4 से 8 सीटें दी हैं। चाणक्य एग्जिट पोल ने एनडीए को 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 108 और अन्य को 3 से 5 सीटें दी हैं। पीपल्स इनसाइट्स एग्जिट पोल ने एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102, जन स्वराज को 0 से 2 और अन्य को 2 से 3 सीटें दी हैं। जेवीसी पोल्स एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 80 से 103, जन स्वराज को 0 से 1 और अन्य को 3 से 6 सीटें दिखाई हैं। पी मार्क एग्जिट पोल ने एनडीए को 143 से 162, महागठबंधन को 82 से 98, जन स्वराज को 1 से 4 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें दी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए समाचारों के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत मोटापे, कैंसर और पुरानी बीमारियों की बढ़ती दरों से जूझ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के तरीके को नया रूप देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकती है। नई दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जीवन के वर्षों को जोड़ना विषय पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे तकनीक भारत की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। यही वजह है कि पिछले 10 वर्षों में एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। Good health is the foundation of every thriving society. And if India has to become Viksit Bharat 2047, a developed nation, a prosperous nation, when we celebrate 100 years of independence, the role of our doctors, the role of the medical profession as a whole, nurses, technicians, all the ecosystem, the medical devices manufacturers, our traditional medicine professionals, the entire ecosystem is going to play a very important role. And therefore, we will have to provide vision and leadership. भारत के रोजगार बाजार में साल 2026 में तेज उछाल की संभावना है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII और टैक्ट की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वर्ष 2025 की नियुक्ति दर 9.75% से बढ़कर 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र में सबसे ज्यादा तकरीबन 20% रोजगार उपलब्ध होगा। रोजगार उपलब्ध कराने में धातु, खनन, बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसे उद्योग 12% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में नई नौकरी के अवसर बड़े बदलाव ला सकते हैं। लगभग 40% नियुक्तियां नए पदों के लिए होंगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुनी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय बाजार में तकनीकी कौशल की मांग तेजी से बढ़ रही है। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल विशेषज्ञों की मांग में तेजी आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का AI प्रतिभा आधार 23.5 लाख तक पहुंच चुका है और 55% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। कंपनियां अनुभवी पेशेवरों को नौकरियों में वरीयता दे रही हैं, जिससे 6 से 15 साल से अधिक अनुभव वाले उम्मीदवारों की हिस्सेदारी 55% रहने का अनुमान है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नौकरियों की हिस्सेदारी जहां 53% रहेगी, वहीं अन्य शहरों में ये 32% रहने की उम्मीद है। रोजगार के मोर्चे पर महिलाओं के लिए भी अच्छे संकेत हैं। वित्त वर्ष 26 और 27 के लिए महिलाओं की नियुक्ति 30% रहने का अनुमान है। इस बीच जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर UR इस साल जुलाई सितंबर में घटकर 5.2% हो गई है, जो पिछली तिमाही अप्रैल जून में 5.4% थी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि खरीफ कृषि कार्यों के कारण जुलाई सितंबर के दौरान कृषि क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार का हिस्सा 53.5% से बढ़कर 57.7% हो गया। शहरी तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का हिस्सा भी जुलाई सितंबर के दौरान पिछली तिमाही के 61.7% से बढ़कर 62% हो गया, जो रोजगार के उच्च स्तर को दर्शाता है। बयान में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वनियोजित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है और ये जुलाई सितंबर के दौरान 62.8% हो गई है, जो पिछली तिमाही अप्रैल जून में 60.7% थी। शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या में जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान मामूली सुधार दर्ज किया गया है, जो पिछली तिमाही के
49.4% से बढ़कर 49.8% हो गया है। और बात करते हैं चेस की, तो गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप के चौथे दौर के पहले गेम में सभी भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रॉ खेला। अर्जुन एरिगैसी ने काले मोहरों के साथ खेलते हुए हंगरी के दिग्गज पीटर लेको के साथ ड्रॉ खेला। ये प्रतियोगिता में उनका लगातार दूसरा ड्रॉ है। और प्रज्ञानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए रूस के दानिल दुबोव के साथ ड्रॉ खेलने में कामयाबी पाई। 41 चाल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए। पी हरिकृष्णा ने स्वीडन के ग्रैडेलियस के साथ ड्रॉ खेला। हरिकृष्णा काले मोहरों में से खेल रहे थे। विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव ने अपने से अधिक वरीयता प्राप्त वाले उज्बेकिस्तान के याकूब बोएब के साथ ड्रॉ खेला। यह गेम 82 चाल के बाद ड्रॉ हुआ। कार्तिक ने वियतनाम के मजबूत प्रतिद्वंदी ली ख्वांग लिएम के साथ ड्रॉ खेला। कार्तिक काले मोहरों से खेल रहे थे। चौथे दौर का दूसरा गेम आज खेला जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।